अब हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन की। व्हाट इज दिस वेक्टर एडिशन? तो मतलब ऐसा हुआ कि फिर बात आती है कि फिर स्केलर एडिशन क्या है। तो स्केलर एडिशन में एक बात आप याद रखिए कि स्केलर का जब हम एडिशन करते हैं तो जस्ट जो अरिथमेटिक एडिशन होता है, जैसे कि 2 + 3 = क्या हो जाएगा, 3 + 4 क्या हो जाएगा, 4 + 6 क्या हो जाएगा, तो ये सारे आंसर जो भी हमने पढ़ा हुआ है बेसिकली वही आंसर होगा। वेक्टर के केस में अगर हम यहाँ पे ही मानते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड 2 है, और ये आपका स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो ये नेसेसरली ये 5 के बराबर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इट इज़ ए वेक्टर एडिशन। लेकिन फिर बात ये होती है कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि इसका जो एडिशन हुआ उससे फर्क पड़ता है। तो फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि वेक्टर्स में हमेशा डायरेक्शन होता है, आपको उसका भी ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर के बीच में एक डेफिनेट एक आपका एंगल बनता है, वेक्टर का जो एडिशन होता है उस एंगल पे डिपेंड कर जाता है, ठीक है। तो वेक्टर का एडिशन अगर एंगल पे डिपेंड कर गया, इसका मतलब पहले हमें एक चीज सीखना होगा कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या चीज होता है। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा उसको आप कैसे बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक ए वेक्टर है और दूसरा वाला यहाँ पे बी वेक्टर है, और इन दोनों वेक्टर के बीच में हमें एंगल रिप्रेजेंट करना है। तो ऑफ कोर्स यही एंगल इसके बीच का है, लेकिन इसको हम प्रॉपर्ली कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, देखिए कुछ करना नहीं है आपको, जस्ट इसका डायरेक्शन को आप थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ाओ। तो इसका डायरेक्शन एक्चुअली ए वेक्टर का इधर है, बी वेक्टर का जो है डायरेक्शन ये है, तो यही एंगल एक्चुअली क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच का एंगल, और ऑफ कोर्स यही सेम एंगल ही है जो मैं बोल रहा था आपको, ठीक है। दूसरा वे सबसे शॉर्ट जो एक आइडिया होता है कि मतलब दोनों के बीच का एंगल निकालने का, कि दो वेक्टर्स अगर आपके गिवन है, जैसे एक वेक्टर यहाँ गिवन है, एक वेक्टर यहाँ गिवन है, आप इसको काम एक करें कि इसको ट्रांसलेशनली शिफ्ट करें, और ऐसा शिफ्टिंग करें कि एक का टेल दूसरे का टेल से मिला दो आप, या एक के हेड को दूसरे के हेड से मिला दो। उस समय जो दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल बनेगा वही एंगल जो होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास अगर ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, मैं इस ए वेक्टर को उठा करके यहाँ पे रख दूंगा। तो कैसे उठा के रखेंगे, पहले इसको हम नीचे लेके आए, नीचे ले आकर के यहाँ पे शिफ्ट, मतलब एक ट्रांसलेशनली शिफ्ट आपने यहाँ पे किया इस वेक्टर के अंदर। तो ट्रांसलेशनल शिफ्ट में आपको पता है कि ट्रांसलेशनल शिफ्ट में आपका उसमें वेक्टर के में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। वेक्टर का एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपको प्लीज समझना है कि ट्रांसलेशनल शिफ्ट में क्या होता है कि आपने जस्ट वेक्टर का ऐसा टाइप से शिफ्टिंग किया है, और इसमें आप देख सकते हो इवन इसको मैं ऐसा राउंड में भी घुमाऊंगा, ये भी एक ट्रांसलेशनल मोशन होगा, क्योंकि ये इसमें वेक्टर का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इस केस में क्या होगा, जस्ट मैंने इसको क्या किया, इस वेक्टर को यहाँ पे उठा के यहाँ कर दिया, यहाँ से ऐसा नीचे लेकर के गए, फिर नीचे लेकर के आए और इसके टेल से टेल को मिला दिया। सो दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो इसका दूसरा भी तरीका हो सकता है कि अगर आप इसको मैं ट्रांसलेशनली शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आया, तो जब यहाँ पे लेकर के आएंगे मतलब ये हुआ कि ये आप ट्रांसलेशनली शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आए, दूसरे एक के हेड को दूसरे के हेड से मिला दिया, तो ये जो इनके बीच का जो एंगल है बेसिकली दैट एंगल इज नोन एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारा रहा कि वेक्टर के बीच में कैसे एंगल बना। अब हम बात करते हैं कि जो एडिशन होता है बेसिकली उसमें दो वेक्टर्स का एडिशन का क्या मीनिंग है। अब जैसे बात करें कि आपके पास देखिए आपके पास कोई दो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है और दूसरा जो है वो बी वेक्टर है। इसको मैथमेटिकली इसका जो एडिशन होता है वो कैसा होता है, इट इज लाइक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और एक चीज और याद रखना है कि जब डायमेंशनली मतलब एक चीज होती है, क्योंकि मैंने बताया नहीं अभी तक, जस्ट एक याद रखना है कि अगर ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी हैं तभी हम इसको एडिशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो ऐड करने पर जो क्वांटिटी आपको मिलेगी वो भी इसका जो ऐड करने पर जो क्वांटिटी मिलेगी हमें क्या मिलेगी, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इट इज आर वेक्टर। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरीके से वेक्टर एडिशन हम करते हैं। तो उसमें पहला वाला जो चीज है उसको हम बात करते हैं कि फर्स्ट जो लॉ है दैट इज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये क्या चीज होता है भाई, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? मतलब ये क्या है कि जैसे कि आपके पास अगर मान लेते हैं कि मेरे पास ये ए वेक्टर है, दूसरा वाला वेक्टर मान लेते हैं कि मेरे पास दूसरा वाला वेक्टर जो है यहाँ पे है। सो दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। इसको कैसे आप ऐड करेंगे? ऐड करने का तरीका यह होता है कि एक के हेड को दूसरे के टेल से मिला दीजिए, या दूसरे के टेल को पहले के हेड से मिला दीजिए, ऐसा करके। तो एक के टेल को अगर दूसरे के हेड से हम मैच करा दें, फिर उसके बाद से आपको एडिशन करना आसान हो जाएगा। वहां पे मतलब उसके बाद में हमारा एक एडिशन का रूल आएगा। तो करते क्या है, तो अब क्या करेंगे, आप इसको ट्रांसलेशनली शिफ्ट कर दीजिए। ट्रांसलेशनली शिफ्ट करेंगे तो ये यहां आ गया, फिर यहां से इधर थोड़ा सा कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, ये एक वेक्टर कुछ ऐसा टाइप का होगा। तो दिस इज द बी वेक्टर। हमने क्या किया कि आपको पता है कि ट्रांसलेशनल शिफ्ट में वेक्टर का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना तो डायरेक्शन, वो वेक्टर एक्जैक्टली इक्वल होते हैं एक दूसरे के। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिस इज द ट्रांसलेशनल शिफ्ट, ये हमारा एक ट्रांसलेशनल शिफ्ट होगा। इवन अगर मैं इसको सर्कुलर मोशन में भी कराऊं तो भी एक ट्रांसलेशनल शिफ्ट होगा ये, ठीक है। तो इस केस में जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे वेक्टर मेरा है, यहाँ से हमने यहाँ कर दिया, तो ऑफ कोर्स या तो आप यहाँ से यहाँ कर दो कि तो ये वेक्टर यहाँ पे जितना था यहाँ पर भी उतना ही है, तो ये ट्रांसलेशनल शिफ्ट हुआ। ना तो इसके मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ, ना तो इसके डायरेक्शन में चेंज हुआ। अब आपने क्या किया कि एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला दिया। अब यहाँ पे एडिशन हम करेंगे, तो एडिशन कैसे करेंगे कि
एडिशन करने का जो रूल होता है, मतलब चूंकि बी को आप यहाँ पे लेके चले आए, मतलब ये कैसा हुआ अगर हम बात करें तो, मतलब इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है कि बी को ट्रांसलेशनली शिफ्ट करके आप इसके टेल को इसके हेड से मैच कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशनली शिफ्ट यहां से करेंगे, यहां से मैच कराएंगे इसको, तो हमारा ए वेक्टर जो होगा हमारा ऐसा है, और बी वेक्टर कैसा हो जाएगा, बी वेक्टर जो है हमारा, ये हमने इसको ट्रांसलेशनली ए वेक्टर को थोड़ा सा अच्छे से बना दें, ए वेक्टर हमारा ये है, मान लेते हैं ए वेक्टर इज दिस, ठीक है, ए वेक्टर हमारा ये है, और बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर को हमने ट्रांसलेशनली शिफ्ट करके यहाँ कर दिया, सो दिस इज द बी वेक्टर, और ये वाला क्या हुआ हमारा, ये हमारा ए वेक्टर हो जाएगा। अब एक के टेल को दूसरे के हेड से मैच करा देना है, एक के टेल को दूसरे के हेड से अगर आप मैच करा देंगे तो ये इसी को हम बोलते हैं इट इज ए एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और जो इसका जो पॉइंटिंग वेक्टर होगा, मतलब जो वेक्टर जो इसको पॉइंट आउट करेगा, वो बी का जो हेड है उससे हमें के साथ में मैच करा देना है, तो इसको हम बोलते हैं इट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो दिस इज नोन एज ए वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर, या इसको हम बोलते हैं इट इज ए रिजल्टेंट ऑफ द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है, इसको हम इस तरीके से बात करते हैं। अब ऑफ कोर्स फिर नेक्स्ट वाला जो रूल है वो क्या है, तो उसको हम बोलते हैं इट इज ए पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये जो है पॉलीगॉन जो लॉ है, पॉलीगॉन लॉ क्या होता है भाई, पॉलीगॉन लॉ होता है कि आपके पास अब कई सारे वेक्टर्स हैं, तो कई सारे वेक्टर को आपको एडिशन करना है, तब आप कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास मान लेते हैं कि ए वेक्टर मेरा यहाँ है, दूसरा वेक्टर यहाँ है, तीसरा वेक्टर यहाँ है और चौथा वेक्टर यहाँ है। जैसे मान लेते हैं कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है एंड डी वेक्टर ये है, इसको मुझे ऐड करना है। हम कैसे ऐड करेंगे, तो ऐड करने का तरीका वही है कि आप क्या करेंगे, ए वेक्टर अगर आपके पास है, मान लेते हैं ए वेक्टर हमारा यहाँ है, आप बी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के हेड से मैच करा दो तो बिल्कुल मैच हो सकता है। इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशनली शिफ्ट करके यहाँ पे लेकर के आएंगे, तो ए यानी कि ये हमारा बी वेक्टर हो गया, ठीक है, हमारा क्या था, ये वाला ए वेक्टर था, ठीक, ये वाला क्या था, ये हमारा ए वेक्टर है, इसको हमने मैच करा दिया, ये बी वेक्टर हो गया। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपका सी वेक्टर है, सी को ट्रांसलेशनली शिफ्ट करा के बी के हेड से आप मैच करा दो, तो इसका मतलब ये ऐसा कुछ हुआ, तो ये हमारा सी वेक्टर। फिर उसके बाद से डी वेक्टर को ट्रांसलेशनली शिफ्ट करा के करा दो, तो डी वेक्टर को हम इधर कर सकते हैं, तो ये हमारा डी वेक्टर। ऐसा सब हो गया कि नहीं हो गया। अब फाइनल क्या होगा, फाइनली जो वेक्टर आपका एक का टेल दूसरे के हेड से मैच करा देना है, तो एक का टेल आपका ये वाला है, दूसरे का हेड ये है, ये मैच करा देंगे इससे, तो ये जो वेक्टर होगा एक्चुअली वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो कि यानी कि इन सभी वेक्टर का समेशन होगा। इसको हम लिखेंगे मैथमेटिकली ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमने जो किया है वो चीज सही है, तो इसको बहुत आसान है कि इसमें क्या होता है कि जब आप एडिशन करते हैं, वो एडिशन एट ए टाइम दो ही वेक्टर का कर पाओगे आप। एडिशन जो है, जैसे यहाँ पे आपने जो किया है एट दो वेक्टर, ऑफ कोर्स इस केस में है हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमने जो यहाँ पे लिया, लेकिन इसमें तो बहुत सारे वेक्टर हैं, इसमें क्या करेंगे, तो एट ए टाइम हम क्या करते हैं, एडिशन जो है दो वेक्टर का करते हैं। तो ए वेक्टर यहाँ, बी वेक्टर यहाँ, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एक का टेल दूसरे के हेड से मिला, इसका मतलब मैं इसको मैच करा सकता हूँ, और ये जो होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, होगा कि नहीं होगा। जस्ट ये आप देखो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन, इवन पॉलीगॉन में भी वो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ पे हो गया, इसका डायरेक्शन ये है, और यानी कि एक का टेल दूसरे के हेड से मैच किया है, इसका मतलब ए प्लस बी को हम सी से फिर ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारा इधर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा। फिर फाइनली क्या होगा, ये आपके पास एक वेक्टर है जिसका हेड दूसरे वाले के टेल से मैच हुआ है, फिर उसके बाद से इसका हमारा जो रिजल्टेंट वाला ये वाला जो पोर्शन आया आर, वो क्या हो जाएगा, दैट आर इज बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ये क्या हुआ प्लस डी वेक्टर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो फाइनली हमें मिला कि नहीं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, सो इट इज लाइक दिस। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी आप क्या करते हैं कि एट ए टाइम दो वेक्टर को ही ऐड किया जाता है, सभी वेक्टर को एक साथ ऐड नहीं करते हैं। तो एट ए टाइम क्या होता है, दो वेक्टर, फिर उसका रिजल्टेंट को दूसरे वेक्टर के साथ ऐड करते हैं, फिर उसका जो रिजल्टेंट होता है तीसरे वेक्टर के साथ, इस तरीके से हमारा एडिशन चलता जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि एक और जो लॉ है वो है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये क्या चीज होता है भाई, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, इसमें क्या है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास ऐसा भी वेक्टर हो सकता है कि ए वेक्टर हुआ और यहां पे बी वेक्टर हुआ, ऐसा। अच्छा, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं, आपके पास दो वेक्टर है, मान लेते हैं ये वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, तो इसमें हम करते क्या हैं, हम जो है इसमें एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो ये हमने एक डॉटेड लाइन से पैरेललोग्राम बना दिया है। तो फिर उसके बाद से क्या करते हैं, बी वेक्टर को शिफ्ट करके हम इधर लेके आएंगे, क्योंकि हमको एडिशन करना है, और एडिशन हम जानते हैं कि वो जो वेक्टर लॉ ऑफ, ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है उसको ही हमें करना है। तो बी वेक्टर को ट्रांसलेशनली शिफ्ट करके अगर आप यहाँ लेके आएंगे तो ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा। दिस
वन इज बेसिकली बी वेक्टर, यानी कि अब क्या हुआ कि अब ये बी वेक्टर उठ करके यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे कोई भी बी वेक्टर नहीं है, मतलब मैं इसको क्या करूँ, एक डॉट बना दूँ, क्योंकि बी वेक्टर तो अब उठ करके यहाँ पे आ गया है ना, तो अभी तो यहाँ पे ये बी वेक्टर रहा नहीं, क्योंकि आपने उठा करके इसको क्या कर दिया है, उठा करके आपने यहाँ, पहले ये बी वेक्टर यहाँ पे था, हमने उठा करके यहाँ पे कर दिया, ठीक, कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक का टेल दूसरे के हेड से मैच करा देंगे, तो एक के टेल को दूसरे के हेड से अगर हम मैच करा देंगे तो ये हमारा हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सो दिस इज बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये हमारा हुआ कि एक्चुअली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी करना क्या है, ये जो है आपका एक ट्रायंगल्स लॉ ही है कि आपने जो एडिशन कराया है बेसिकली वो यही कराया है, ठीक है। अब ये तो रहा हमारा कि इसमें जो पैरेललोग्राम लॉ है ये हमारा पॉलीगॉन, ये हमारा ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन। अब हम बात करते हैं, अब दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर बात किया जाएगा कि आपने जो भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को आपने तो मैथमेटिकली आपने दिखा दिया, लेकिन अब मुझे चाहिए कि जो आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड किया है, एडिशन करने के बाद में जो रिजल्टेंट वेक्टर आपका आया है उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उस पर हम बात करते हैं। चूंकि हमने एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बता दिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, तो हम इसलिए मैं बहुत ही सिस्टमेटिकली बोल रहा हूं आपको। तो हम जो है पहले यही अप्लाई करेंगे, हम यहां से शुरू करेंगे ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब इस बार हमारा जो टारगेट होगा निकालने का कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर मतलब जो एडिशन करने पे जो वेक्टर मिला है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे अब बात करें कि जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। यहां पे ए वेक्टर है, अच्छा नाउ अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से कि अगर मेरे पास ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट आपने लिया, उस रिजल्टेंट को आपने लिखा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका हमें क्या निकालना है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और हमें इसका डायरेक्शन निकालना है कि ये जो रिजल्टेंट आएगा उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसको कैसे आप करेंगे उस पर हम बात करेंगे कि कैसे किया जाएगा। अभी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि वेक्टर का जो एडिशन होता है, वेक्टर के दो वेक्टर के बीच का जो डायरेक्शन होता है वो क्या है। तो देखिए ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा और बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब ये जो एंगल रिप्रेजेंट करेगा दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ए वेक्टर हमारा इधर है, बी वेक्टर हमारा इधर है, यानी कि ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का एंगल दिस इज नोन एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो इसको हम थीटा मान लेते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब जो है हम क्या करेंगे कि इसका जो b है, b से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे, ये जो हमारा a वेक्टर का जो डायरेक्शन है वहाँ पे a वेक्टर के डायरेक्शन पे हम b के हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप बताइए कि ये जो b का जो मैग्नीट्यूड होगा, मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द वेक्टर, ऑफ कोर्स a का जो वेक्टर का जो लेंथ ऑफ द वेक्टर होगा यानी कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो a होगा, b का जो लेंथ ऑफ द वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, b होगा। तो b का जो वैल्यू होगा यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर वैल्यू हो वो कितना है इन टर्म्स ऑफ b, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल वैल्यू है ये वाला जो वैल्यू हो वो कितना है। अब आप इसको एक नाम दे सकते हैं कि मान लेते हैं कि इसको हम नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कि ये पॉइंट O है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है मेरे पास, राइट। हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, CD और DE। तो इसके लिए मैं अलग से एक फिगर बना देता हूं। यहाँ पे ये है आपका CD और ये है आपका ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है E। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ जो एंगल है वो कौन सा है, ये एंगल एक्चुअली दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, B और आपका AA के बीच का एंगल है। अब ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये अगर हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो जिसमें से ये ऑफ कोर्स 90 डिग्री है और ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस और ये हाइपोटेनस, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस चीज़ को जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें बताया था कि जो एंगल जो हम कंसीडर करते हैं वो एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेनस के बीच में होता है। तो ये हुआ बेस और ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा, जो इसमें सबसे बड़ा जो साइड होगा वो हाइपोटेनस का होगा। तो ये आपका CD हो गया, आपका बेस, और ये हाइपोटेनस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। इसका मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे CD फाइंड आउट करना है। तो CD इसका मतलब बेस फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस ये जो है CE है और CE जो है ये आपका B के बराबर है। जब B के बराबर है तो ये CD की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब हम यहाँ से क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस दैट इज CD बाय CE के बराबर होगा या नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं CD की वैल्यू क्या है, यहाँ पे CD की वैल्यू है, हमें फाइंड आउट करना है, ऑफ कोर्स हमें फाइंड आउट करना है CD। तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस CE को आप इधर लेके आएंगे तो CE cos थीटा, दिस इंप्लाइज CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CE की वैल्यू क्या है, इट इज B, सो इट इज B cos थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि जो CD की वैल्यू हो गई वो हो गई B cos थीटा, राइट। सिमिलरली अगर मुझे ये परपेंडिकुलर निकालना है, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें अगर फाइंड आउट करना है
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जस्ट हम कौन सा हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम साइन थीटा ले लेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज बेसिकली ईडी और हाइपोटेन्यूज है आपका सीई, राइट, इसके बराबर हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ईडी, सो ईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीई साइन थीटा और सीई इज अगेन बी साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ आपका ईडी। ये जो सीडी वैल्यू होगा वो कितना होगा, इट इज बी कॉस थीटा, ये सीडी वैल्यू हो जाएगी। व्हाट अबाउट ईडी वैल्यू, ईडी वैल्यू इज बेसिकली बी साइन थीटा। ये हमारा ईडी वैल्यू हो गया या नहीं हो गया, समझ में आ रहा है। अच्छा, हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ओ ई कितना होगा, ओ ई ही फाइंड आउट करना है कि नहीं, ओ से ई तक, यानी कि यही लेंथ हमें फाइंड आउट करना है एंड दैट लेंथ विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, समझ में आ रहा है। तो अब बताइए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया कि नहीं। एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है और वो है ओ ई डी, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल आया और आपको पता है कि ओ ई का जो स्क्वायर होगा बाई पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम क्या चीज होता है कि ये जो है आपका ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो आई हैव रिटन लाइक दिस। सो व्हाट इज दिस ओ ई, मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका मैग्नीट्यूड आर मान लेते हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या मान लिया, मैग्नीट्यूड आर मान लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब बात कीजिए कि ईडी क्या हो जाएगा। तो ईडी जो है वो आपका वैल्यू क्या है, इट इज ए बी साइन थीटा, तो यहां पे हो जाएगा बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओडी। ओडी क्या है भाई, ओडी, तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे जो ओडी है वो किसके बराबर है, ओडी इज इक्वल टू ओसी, ओसी प्लस सी डी के बराबर है या नहीं है। तो ओडी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ओसी प्लस सी डी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओसी क्या है, ओसी इज इक्वल टू यानी कि लेंथ ऑफ दिस ए वेक्टर, और लेंथ ऑफ द वेक्टर इज बेसिकली ए, सो इट इज ए एंड सी डी इज व्हाट, सी डी इज नथिंग बट इट इज बी कॉस थीटा, सो यू कैन राइट इट बी कॉस थीटा एंड इट इज स्क्वायर ऑफ इट। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ऑल दिस थिंग्स, सो यू विल गेट बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस व्हाट इज दिस वैल्यू, it is a square plus this is a plus b whole square, so a square plus b cos theta square plus twice a b cos theta, राइट, इट इज जस्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर, सो यू विल गेट दिस वन लीजिए, और यहाँ पे बी स्क्वायर इन दोनों में कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा के बराबर होगा। और आपको पता है कि आप वही बेसिक मैथ से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा एंड दिस इज बेसिकली नथिंग बट इट इज आर स्क्वायर। सो देन व्हाट इज द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा आर वो होगा स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का एक्चुअली कितना बड़ा उसका लेंथ होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड हमारा ये हो गया। और आप देख सकते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पर डिपेंड करता है, दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से कितना एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो ये देखिए रिजल्टेंट, हमें तो उसका डायरेक्शन भी निकालना है ना। तो डायरेक्शन मतलब क्या, डायरेक्शन मतलब यही एंगल। तो भाई एंगल से डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, बात वो भी है, एंगल से डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। तो एंगल से डायरेक्शन इसलिए पता चलेगा क्योंकि ए वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन पता है, ए वेक्टर का डायरेक्शन पता है, अगर मैं बोलूं कि आर वेक्टर जो है ए वेक्टर से 30 डिग्री पे है, तो आप क्या डायरेक्शन नहीं बता पाओगे कि आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। ए वेक्टर से 30 डिग्री का एंगल लेता हुआ यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, राइट। यहाँ पे इसीलिए हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इस अल्फा की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे जस्ट आप एक काम कीजिए कि tan अल्फा ले लीजिए। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है कि इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, इट इज बी साइन थीटा, सो इट इज बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, इट इज ओडी एंड ओडी इज नथिंग बट इट इज ओसी प्लस सी डी एंड ओसी प्लस सी डी इज नथिंग बट ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। सो tan थीटा दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इसको इस चीज़ को याद रखना है कि जो tan अल्फा होगा वो होगा, मतलब ये देखिए यही है कि ये जो रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है, तो रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाएगा तो बी पहले आ जाता है, मतलब जो दूसरा वेक्टर है का मैग्नीट्यूड हम पहले लिखते हैं। और ये आपका किससे शुरू हो रहा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको आप याद आप रख सकते हैं, ठीक है। अब हम एक बात करें कि रिजल्टेंट अगर हमारा जो दूसरा वेक्टर है उससे हमारा बीटा अगर एंगल बनाए, उस केस में जो tan बीटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली बी के साथ बना रहा है, तो फिर उसके बाद से यहाँ पे ही लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा एक्चुअली फिर a साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा के बराबर होगा। ये होगा हमारा tan बीटा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है और ये याद रखना है। अब हमारा जो दूसरा वाला चीज़ है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से क्या मतलब होता है, जैसे अगर मेरे पास ए वेक्टर है, अगर हम बात करें कि मेरे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर मान लेते हैं, चलिए बी वेक्टर को यहीं पे मान लेते हैं। ए वेक्टर अगर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, तो
अभी अभी हम लोगों ने एक चीज देखा कि इसका जो रिजल्टेंट होगा, मतलब अगर हम इसके टेल को इसके हेड से मिला दें तो ये जो क्या पॉइंट आउट करेगा, इट इज a प्लस बी। एक्चुअली ये इसका समेशन हुआ कि r वेक्टर जो होगा वो a प्लस बी के बराबर होगा, ये होगा। लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये जो होगा कि a प्लस बी आप कैसे फाइंड आउट किए, तो a प्लस बी आप ऐसे फाइंड आउट किए, लेकिन मुझे इस बार क्या फाइंड आउट करना है, a माइनस बी। इसको हम बोलते हैं वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। a माइनस बी, आप a माइनस बी को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप देखिए a माइनस बी को फाइंड आउट करने के लिए इसको a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a को हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी वेक्टर। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी इज नथिंग बट इट इज जस्ट ए एडिशन ऑफ a वेक्टर विथ माइनस बी वेक्टर। बेसिकली दोनों एक ही चीज था कि a माइनस बी वेक्टर क्या है, a वेक्टर में आपने माइनस बी वेक्टर को ऐड किया है। तो वो एडिशन कैसे करेंगे, तो बात यह है कि a वेक्टर और यहाँ पे माइनस बी वेक्टर, तो माइनस बी वेक्टर कैसे आएगा, तो माइनस बी वेक्टर कैसे आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हुआ अगर ये बी वेक्टर इधर है तो मैंने बताया था कि नेगेटिव ऑफ द वेक्टर्स मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो आप एक चीज बोल सकते हो कि यार जब डायरेक्शन चेंज हुआ तो आप यहाँ से यहाँ क्यों कर रहे हो, आप तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि मतलब जो है ये हुआ हमारा, ये हमारा बी वेक्टर था, ये हमारा बी वेक्टर था, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, ये इट इज लाइक दिस, ऑफ कोर्स लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी क्या होगा, ये भी माइनस बी वेक्टर होगा, ठीक। लेकिन मुझे क्या करना है कि वो रिजल्टेंट को कैसे निकालेंगे, तो मैं जस्ट इसको क्या करूंगा, एक ट्रांसलेशनली शिफ्ट कर दिया, इसको क्या दिक्कत है, यहाँ पे इसको ट्रांसलेशनली शिफ्ट करके इसको मिला दिया। तो ट्रांसलेशनली शिफ्ट करने में आपको मतलब जो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जैसे ही हम इसको ट्रांसलेशनली शिफ्ट करेंगे उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड में ना तो कोई फर्क पड़ेगा ना तो डायरेक्शन में। तो माइनस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, ये जो वेक्टर है इसको भी आप माइनस बी वेक्टर बोलेंगे। माइनस बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर दोनों सेम ही है, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब उस केस में आप देखो एडिशन कैसे करेंगे, एक वेक्टर आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, एक वेक्टर का टेल मिल गया, दूसरे वेक्टर का हेड, और इसको हम इससे ऐड करा देंगे तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, सो दिस इज नथिंग बट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये जो आपका, अगर आप इसको प्लस बोल रहे हो सो इट इज लाइक आर माइनस वेक्टर, ऐसा टाइप का होगा। तो ये हमारा ए माइनस बी जो वेक्टर बनेगा उसका रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। हमने एक चीज पढ़ा कि जो रिजल्टेंट होता है, अगर मान लेते हैं कि ए वेक्टर हमारा यहाँ है और बी वेक्टर अगर हमारा यहाँ है, राइट, तो इसके बीच में अगर एंगल है मान लेते हैं थीटा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे इसका रिजल्टेंट मतलब अगर इसको आर प्लस आप कंसीडर करते हो तो इट इज ए प्लस बी, अगर आप कंसीडर करते हो तो ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ये होता है। लेकिन अगर हम बात करें बी को अगर हम माइनस कर दें, माइनस बी वेक्टर, तो ये माइनस बी वेक्टर यहाँ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो यानी कि अब ए वेक्टर और इसका माइनस बी वेक्टर, अब आप रिजल्टेंट निकालो इसका, तो इसको हम ए वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट प्लस माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड का जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो आर माइनस वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आर माइनस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस। अब इस समय क्या करेंगे, ए और माइनस बी के बीच का एंगल, ए वेक्टर इधर है माइनस बी वेक्टर इधर है, इसके बीच का एंगल कितना होगा, इट इज 180 डिग्री माइनस 180 माइनस कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा। सो एंगल इज बेसिकली 180 माइनस थीटा। सो यानी कि cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। सो आर माइनस जो होगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, और ये cos 180 माइनस, सो इट इज माइनस 2ab cos थीटा। इसका मतलब आपको क्या याद रखना है कि अगर r प्लस इज इक्वल टू a प्लस b है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे होगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। लेकिन अगर आप जैसे ही r माइनस वेक्टर निकालते हैं, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या होता है, इसका रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। लेकिन थीटा जो है वो एंगल बिटवीन ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर नहीं है, थीटा जो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर, यानी कि ये आपका, अगर हम मानते हैं कि ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, तो ये एंगल हमेशा थीटा है। लेकिन जब आप इसको ए माइनस बी करके निकालते हैं तो यहाँ पे जस्ट रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जैसे इस केस में अगर हमें दिया है और रिजल्टेंट पूछ रहा है तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, लेकिन यहाँ पे जो cos थीटा में थीटा एंगल है वो ए और बी के बीच का ही एंगल है, माइनस वाला एंगल मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जैसे भी करो। अब हम बात करें कि जब दो वेक्टर को ऐड करें तो हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब मिलेगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मतलब r का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो r का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपको कब मिलेगा, जब आपका ये बेसिकली जो cos थीटा की वैल्यू है वो आपका +1 होगा, तभी आपको मिलेगा कि r मैक्सिमम, मतलब जब cos थीटा +1 होगा तो इसको r मैक्स आप लिख सकते हो, r मैक्स इज नथिंग बट इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू आपने 1 करके रखा है, तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, और ये जो जितना भी ए बी है, ए बी जो भी वैल्यू है ये जस्ट मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, सो यू विल गेट ए प्लस बी। सो आर मैक्स इज नथिंग बट इट इज जस्ट ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ, ए प्लस बी के बराबर हो गया हमारा, यानी कि इस केस में क्या हुआ। अच्छा, अब इस केस में आपने मैग्नीट्यूड को आपने जस्ट ऐड कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक वेक्टर है ए और इसका जो है मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि 2 यूनिट का है, और बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि 4 यूनिट का है, इसका मैग्नीट्यूड 4
यूनिट का है, तो आर मैक्सिमम कितना होगा इसका, तो जो मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, जस्ट आपने इसको ऐड कर दिया है 2 + 4 दैट इज 6। ये तो वैसे ही हो गया जो कि आपका स्केलर एडिशन। हाँ, लेकिन वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है उसका, वो रिजल्टेंट जरूरी नहीं है कि आपका 2 + 4 के ही हमेशा बराबर होगा, क्योंकि ये इस पे एक स्पेशल केस है जहां पे cos थीटा की वैल्यू आपकी +1 है। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, cos थीटा की वैल्यू +1? cos थीटा की वैल्यू +1 होने का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 है, यानी कि दोनों वेक्टर वो पैरेलल है या एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब ए वेक्टर अगर इधर होगा और दूसरा बी वेक्टर भी अगर इधर होगा, तो ए वेक्टर जैसे बी वेक्टर अगर आपने इधर मान लिया, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हुआ, ये 2 है और ये 4 है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो आपका इतना बड़ा हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज नथिंग बट उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो 6 यूनिट का हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? लेकिन ये कब होगा, जब आपका दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो। अब बात करते हैं तो मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, तो रिजल्टेंट की देखिए, रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, तो cos थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाए, जब -1 हो जाए। ठीक है, तो जब cos थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी तो उस केस में ये वैल्यू क्या हो जाएगा, a² + b² माइनस ट्वाइस ab। क्यों, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 है तो ये माइनस हो गया, और ये किसकी वैल्यू होता है, a - b। ऑफ कोर्स a - b इसको नहीं लिखते हैं, ये जनरली ऐसा लिखते हैं a डिफरेंस b, तो a डिफरेंस b² और ये स्क्वायर रूट में है, तो जो r मीन होगा वो किसके बराबर होगा, वो r मीन जो होगा a डिफरेंस b। a डिफरेंस b का मतलब क्या हुआ कि जो बड़ा है उसमें से आप माइनस कर दो, क्योंकि आपको वही प्लस वैल्यू चाहिए, जो बड़ा है उसमें से आप माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि cos थीटा की जो वैल्यू -1 है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेक्टर के बीच का जब एंगल होगा वो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब दोनों वेक्टर अगर एंटी पैरेलल हैं, उस केस में उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना कम हो जाएगा, तो जैसे आपने यही किया कि एक 2 है और एक 4 है, इसका मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इट इज 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सो इट इज लाइक। तो आर मीन जो वैल्यू आया वो कितना आया, 2 आया, और जो आर मैक्स वैल्यू आया वो कितना आया, 6 आया। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो दोनों वेक्टर थे वो कितने थे, 2 और 4। 2 और 4 होने से जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, और जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है। देखिए अब 2 और 4 के बीच में ये वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इससे बहुत ही बढ़िया एक मतलब जो है MCQs में क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि अगर मेरे पास अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है अगर मान लेते हैं 2 है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, मान लेते हैं 2 फोर्सेस हैं, अगर एक 2 न्यूटन का है और एक जो है मान लेते हैं, ऑफकोर्स इसको आपको मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे, जस्ट मैग्नीट्यूड में बोल रहा हूँ इसका। तो मैग्नीट्यूड इट इज लाइक दिस, 2 यूनिट का है और ये 5 यूनिट का मतलब जो हमारा एक फोर्स लग रहा है। तो अगर किसी पॉइंट पे लग रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट जो होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिजल्टेंट ऑफ और मे बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस ए एंड बी। यही चीज देखना होगा कि इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलने वाला है। तो 2 है और 5 है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा 5 - 2 मिलेगा दैट इज 3, और जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा 5 + 2 दैट इज 7। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 3 और 7 के बीच में ही रहेगा। 3 भी हो सकता है, 7, 3 और 7 के बीच में इसका रिजल्टेंट हो सकता है। तो आप देखिए 3 और 7 के बीच में कौन सा वैल्यू मैच हो रहा है। सो दिस इज, क्योंकि ये उस रीजन में है ही नहीं तीनों, इसका मतलब ये आंसर ठीक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। केसेस क्या है, अगर आपका ऐसा दिया हुआ है कि दोनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस वक्त जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, वो होगा 2a cos θ/2। तो इसको जस्ट टेंशन की बात नहीं है, इसको बिल्कुल आप डिराइव कर सकते हैं कि कैसे होगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे कर पाएंगे इसको। तो अंडर रूट ये हुआ a² + 2a cos θ। अब इसमें से जस्ट आप ले लो 2a² प्लस यहाँ पे 2a² cos θ, a स्क्वायर रूट में, फिर उसके बाद से 2a² यहाँ पे कॉमन कर लेंगे 1 + cos θ, और ये cos θ जो होगा 2 cos² θ - 1, तो ये हो जाएगा आपका 4a² cos² θ/2। ये सभी स्क्वायर रूट में हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2a cos θ/2। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा ये वैल्यू आएगा। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो जस्ट आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो कि अगर मान लेते हैं कि एक वेक्टर आपका इधर है, बी वेक्टर आपका इधर है, और इन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। देखिए डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, जरूरी नहीं हो सकता। और मान लेते हैं इसके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। तो ये अगर मान लेते हैं कि 2 यूनिट है और ये भी ऑफकोर्स ये भी 2 यूनिट का होना पड़ेगा, 2 यूनिट होना पड़ेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना होगा। तो रिजल्टेंट आपका बिल्कुल निकाल सकते हैं, 2 × 2 × cos 60/2 दैट इज 30। तो ये कितना होगा 4, और इसकी वैल्यू होगा √3/2, तो ये हो जाएगा 2√3। ये होगा r की वैल्यू हमारी। तो r = 2√3 यूनिट इसके बराबर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि दोनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगा, बेसिकली ए वेक्टर अगर हमारा यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, और इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड सेम है, बोल रहा हूँ ये मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी ए है, मतलब ये मैग्नीट्यूड आपका सेम है, ये भी मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से जाएगा, बस वही देखना है। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, उसके लिए हम बात करें तो हमारे पास एक जो tan अल्फा है वो क्या है, tan अल्फा मान लेते हैं कि ये जो है रिजल्टेंट मतलब ऐसा जा रहा है और इससे अल्फा एंगल बना रहा है, मतलब पहले वाले वेक्टर से अल्फा, ए वेक्टर से अगर अल्फा बना रहा है, तो ये क्या होता है b sin θ/a + b
बी कॉस थीटा, यही होता है फॉर्मूला। तो बी की वैल्यू एक्चुअली ए ही है और साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री, या ओके इसको आप थीटा मान लो, पहले एक जनरल रिलेशन हम डिफाइन कर लें पहले, फिर बाद में कर लेंगे। तो ये हुआ आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ए कॉमन करके हम इसको काट सकते हैं, तो यहाँ पे आपका होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पे 1 प्लस, तो 1 से 1 कैंसिल, और साइन थीटा को हम ये लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसीलिए वो मैथमेटिक्स जो है बहुत ज़रूरी है पढ़ना, तो एटलीस्ट जो छोटा छोटा मैथमेटिक्स है प्लीज़ उसको आप लोग, जो बेसिक मैथ्स का सीरीज़ हमने शुरू किया उसको आप देखते रहिए। ये 2 और कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका थीटा बाई 2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा आपका tan थीटा बाई 2। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा कि tan अल्फा इज इक्वल टू दिस वन, सो व्हाट इज अल्फा, सो अल्फा बिकम थीटा बाई 2। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि अगर आपके पास मतलब ये दोनों इक्वल होगा तो उस केस में जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा, वो होगा थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड आप देखिए यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि दो वेक्टर का अगर आपका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया है, दो वेक्टर का अगर आपका मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो गया है, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा उसके एग्जैक्टली बीच से होकर के जाएगा, उसके एग्जैक्टली क्या होगा, उसके बीच से होकर जाएगा। तो मतलब वही बात हुई ना कि इसका जब रिजल्टेंट हम बात करेंगे तो रिजल्टेंट ऑफ कोर्स हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी वेक्टर अगर मेरे पास है कि ए वेक्टर अगर इधर है, बी वेक्टर इधर है और ये एंगल अगर थीटा है, तो हमेशा जो रिजल्टेंट होगा वो ए और बी के बीच से ही होकर के जाएगा। तो रिजल्टेंट इधर भी हो सकता है, रिजल्टेंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसके बहुत क्लोज भी हो सकता है, इसके भी बहुत क्लोज हो सकता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये ए के कब बहुत क्लोज होगा या बी के कब क्लोज होगा। तो ए के क्लोज कब होगा, जब ए का मैग्नीट्यूड एक्चुअली बी से बहुत ज़्यादा हो तो रिजल्टेंट ए के क्लोज हो जाएगा, और जब बी का मैग्नीट्यूड ए से बहुत ज़्यादा होगा तो रिजल्टेंट बी के बहुत क्लोज हो जाएगा। तो ये वही हो गई ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो बेसिकली ऐसा हुआ कि ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो रिजल्टेंट भी उसी की तरफ झुका रहेगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट बी वेक्टर की तरफ बहुत ज्यादा झुका रहेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो लेकिन अगर बात यही है कि अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वही हो रहा है कि भाई इक्वल हो गए तो कोई किसी से कम नहीं है, तो रिजल्टेंट 20 से होकर के जाएगा जो कि थीटा बाई 2। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं जो दूसरा वाला केस है कि अगर मान लेते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होने से जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, जस्ट यहाँ पे रख देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू एक्चुअली 0 हो जाएगी, तो पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए कि ये जस्ट एक पाइथागोरस थ्योरम ही है। और ये क्या है, जैसे कि ए वेक्टर आपके पास यहाँ पे था, ए वेक्टर मतलब ये आपका मान लेते हैं कि यहाँ पे है ए वेक्टर, बी वेक्टर अगर आपका यहाँ है और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसको हम ट्रांसलेशनली यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो ये बी वेक्टर यहाँ चला आया, अब इसका टेल और इसका हेड मैच किया हुआ, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट ये होगा, और ये रिजल्टेंट क्या होगा, इनके बीच का 90 डिग्री। इसका रिजल्टेंट का मतलब जो है यहाँ से यहाँ तक की ये जो वैल्यू होगी वो पाइथागोरस, आई मीन ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर, इसका मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, और इसका जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए स्क्वायर, और इसको अगर स्क्वायर रूट में रखें तो इसका जो हाइपोटेन्यूस होगा वो निकल जाएगा, तो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। तो क्या प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स होता है, जैसे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इट इज ए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, दो वेक्टर का मतलब वो प्लस के साथ कम्यूट कर रहा है, तो a प्लस, इसको हम बोलते हैं एक्चुअली बोलने का क्या तरीका है कि ये प्लस के साथ कम्यूट कर रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये प्लस सिंबल या माइनस सिंबल मतलब जो बेसिकली जो आपने ऑपरेशन लिया हुआ है, ऑपरेशन इन द सेंस कि जो भी आपने यहाँ पे आप जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हो, बेसिकली ये प्लस है, अगर ये माइनस होता तो अगर माइनस के साथ अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ऐसा टाइप का हो जाएगा। लेकिन वो चीज चूंकि होता नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दूसरा वाला एक चीज होता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है, और इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसको बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद से और भी एक चीज आती है इसमें कि व्हाट इज दिस वन, ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे एक नया चीज आ गया है कि ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर, मतलब एक नल वेक्टर, मतलब नल वेक्टर इन द सेंस कि एक हमारा, इसको मैंने एक नया चीज डिफाइन किया है कि ये जीरो वेक्टर क्या है, इट इज ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड।
एक वेक्टर है जिसको हम जीरो मैग्नीट्यूड, मतलब एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है उसको हम बोलते हैं इट इज ए नल वेक्टर। और नल वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्शन आर्बिट्री होता है, वो आप कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अच्छा ये क्या हुआ, जैसे कि कैसे नल वेक्टर आएगा, नल वेक्टर ऐसे आएगा जैसे कि मान लेते हैं ए वेक्टर हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आप जब करते हो, मान लेते हैं कि बी वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ ए वेक्टर के बराबर है, तो बी वेक्टर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए वेक्टर और यहाँ पे माइनस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा, क्या ये जीरो होगा, नहीं जीरो नहीं होगा। केवल इस तरीके से नहीं लिखेंगे क्योंकि वेक्टर में से वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर होगा, इसका मतलब आपको उस पर वेक्टर सिंबल भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अदरवाइज कहीं ऐसा आपने लिखा जीरो और वहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो वो एक रॉन्ग माना जाएगा। यहाँ पे आपको वेक्टर साइन देना जरूरी है या एक बोल्ड लेटर में लिखना मतलब जो है ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे एक क्या ए वेक्टर, जैसे ऐसा नहीं है यहाँ पे और कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड होता है दैट मॉड इज लेस देन और इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ होता है। और फिर उसके बाद से कुछ जो प्रॉपर्टी से जस्ट मैं वही लिख रहा हूँ कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी, ऐसा होता है, ठीक है, इसे याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने दो प्रॉब्लम लिया है, एक है कि आपका यहाँ देख सकते हो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाला, ये हम एक्स एक्सिस मान लें, ये वाई एक्सिस मान लें, तो तीन वेक्टर हैं पी क्यू आर। तो इसमें निकालना है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो इन्हीं वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, जैसे एंगल बिटवीन पी एंड क्यू कितना होगा, क्यू एंड आर कितना होगा, आर एंड पी कितना होगा, ठीक है। तो उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, तो एंगल बिटवीन पी एंड क्यू जो होगा, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, उसके बीच का एंगल कितना होगा, मतलब तो हुआ ये कि ये डायरेक्शन को हमें पहले डिफाइन करना होता है। तो ये जो क्यू का जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली किधर है, क्यू का डायरेक्शन इधर है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। और पी का डायरेक्शन क्या है, पी का डायरेक्शन एक्चुअली ये है। इसका मतलब ये हुआ कि पी और क्यू के बीच का जो एंगल होगा एक्चुअली ये एंगल आपका पी एंड क्यू के बीच का एंगल होगा, ठीक है। तो ये एंगल किसके बराबर होगा भाई, तो अब आप बात कर सकते हैं कि देखिए ये जो है मतलब ये वाई एक्सिस है और ये वेक्टर है और ये आपका एक्स एक्सिस है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, और ये है 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, वर्टिकली अपोजिट। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम इसको लेके गए और ये, तो ये एंगल होगा एक्जैक्टली इसके बराबर, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री और ये 40 डिग्री ये होगा, 30 डिग्री ऑलरेडी है, तो ये जो है पी और क्यू के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 30 + 40 दैट इज 70 डिग्री, ये हो जाएगा पी और क्यू के बीच का एंगल। नाउ अगर हम फाइंड आउट करें कि Q और R के बीच का एंगल कितना होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा Q का डायरेक्शन हमारा इसी डायरेक्शन में है और R का डायरेक्शन ये है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा, मतलब इस बार हम थोड़ा सा ऐसा बनाएं तो ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज बेसिकली Q एंड R, राइट। सो एंगल बिटवीन Q एंड R कितना होगा भाई, एंगल बिटवीन Q एंड R, तो एंगल बिटवीन Q एंड R कितना हो जाएगा, तो हाँ, तो ये एंगल अगर 40 डिग्री है इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, तो ये पूरा का पूरा तो 90 है, क्योंकि अरे ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो इनके बीच में पूरा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री और ये 40 डिग्री, इसका मतलब ये कितना होगा 50 डिग्री होगा। अगर ये 50 डिग्री हो गया और यहाँ पे एक्चुअली ये 20 डिग्री है, तो 50 और 20 यानी कि कुल मिलाकर के यही एंगल पूरा हो गया। तो ये एंगल किसके बराबर हो गया, तो एंगल जो होगा हमारा 50 + 20 और जो कि हमारा 70 डिग्री के बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये क्या हुआ, क्यू और आर के बीच का एंगल, दैट इज फाइन। अब कौन सा बचा हुआ है भाई, P और R के बीच का एंगल बचा हुआ मेरे ख्याल से, तो एंगल बिटवीन P एंड R के बीच का एंगल हमने बताया था कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो P और R के बीच का एंगल मतलब क्या हुआ, तो P का डायरेक्शन ये है, R का डायरेक्शन ये है और दोनों का टेल से टेल मिला हुआ है, तो दिस इज द एंगल, मतलब जो मैंने अभी बनाया, तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा P और R के बीच का एंगल। तो कितना हो गया, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका 30 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 20 डिग्री है, तो कितना हो गया ये 30 + 90 + 20 दैट इज कितना हो जाएगा ये 140 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके हम एंगल निकाल देंगे, काफी मतलब जो है सिंपल वे है निकालने का। अब यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम मैंने लिया है कि टू फोर्सेस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट 0 एंगल 60 डिग्री 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। अगर हर एक केस में आप कंसीडर करेंगे देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। तो ऑफकोर्स मतलब पहले ऐसा हुआ कि उस बॉडी पे जो दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो हमारा 0 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों एक ही लाइन में हैं और उस बॉडी पे लग रहे हैं, तो हमारा उस केस में मतलब जो है रिजल्टेंट कितना होगा और रिजल्टेंट वेक्टर्स मतलब जो है क्या होगा। एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर पूछा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर पूछने का मतलब ये हुआ कि आपको जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ निकालना होगा, दोनों ही निकालना होगा। और दोनों जब 90 डिग्री पे हैं तब क्या होंगे, दोनों अगर 180 डिग्री पे हैं 60 डिग्री पे हैं, तो पहले एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो पहला वाला केस होगा जब दोनों वेक्टर एक दूसरे पे हमारा दोनों वेक्टर, जैसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर मेरा F1 है, F1 एक वेक्टर है और एक जो दूसरा वाला वेक्टर है F2 जो कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है आपका कितना 3 न्यूटन का और इसका है हमारा 4 न्यूटन का। ये वेक्टर हमारे एक ही बॉडी पे हमारे लग रहे हैं, तो उस केस में
में हमारा रिजल्टेंट कितना होगा। तो आपको पता है कि बेसिकली उस केस में हमारा जो रिजल्टेंट हो जाता है, अगर वो 0 डिग्री एंगल होता है तो जस्ट हम मैग्नीट्यूड को जोड़ देते हैं, तो उस केस में जो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, मतलब इसको आप ये लिख सकते हैं कि जो फोर्स का जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड विल बी व्हाट, सो मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा जस्ट 3 + 4 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 7 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। और डायरेक्शन कैसा होगा, तो ऑफ कोर्स ये डायरेक्शन मतलब जो है आप बोल सकते हैं डायरेक्शन कोई भी किसी भी डायरेक्शन में, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, और दोनों ही वेक्टर एक्स एक्सिस के भी पॉइंट आउट करेंगे, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा डायरेक्शन इज अलोंग, ऐसा लिखेंगे डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब जो भी एक्सिस में ऐसा लिखेंगे कि डायरेक्शन इज अलोंग आइदर वेक्टर। तो ये भी चीज़ ठीक है कि डायरेक्शन इज अलोंग आइदर वेक्टर, ये आप लिख सकते हो अलोंग आइदर वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। और फिर उसके बाद से आता है कि अगर मान लेते हैं कि जब 60 डिग्री हो तब क्या होगा, तो बी वाले में अब देखिए जब 60 डिग्री होगा तो उस केस में आप वही रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, तो रिजल्टेंट का जो एफ आर की जो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² + twice ab cos थीटा, दैट इज 3² + 4² प्लस क्या हो जाएगा, twice 3 × 4, और ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, बस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 9 + 16 + 24 और cos 60 की वैल्यू 1/2, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 25 + 12 कितना हो जाएगा 37 स्क्वायर रूट में। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया 37। फिर उसके बाद से इसका जो एंगल आएगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें क्या हुआ, दोनों वेक्टर आपके मिल रहे हैं, तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि मान लेते हैं एक वेक्टर एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो 3 न्यूटन का इधर लग रहा है, और इधर मान लेते हैं कि वो 4 न्यूटन का लग रहा है, जिस बॉडी के अंदर, मतलब इस बॉडी पे आपका इधर से जो 3 न्यूटन है और इधर से जो है हमारा 4 न्यूटन लग रहा है। तो अगर मान लें कि जो अल्फा इज द एंगल बिटवीन दिस, अल्फा इज द एंगल मेड बाई द रिजल्टेंट वेक्टर with 3 न्यूटन फोर्स, देन इन दैट केस tan अल्फा इज इक्वल टू, देखिए इसीलिए तो हम एंगल निकाल रहे हैं ना, जस्ट एंगल निकालने से हमें पता चल जाएगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा। तो चूंकि 3 से बना रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 4 sin थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री डिवाइडेड बाई यहाँ पे होगा 3 + 4 cos 60 डिग्री। जस्ट क्या इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको प्लीज़ आप कर सकते हो। फिर उसके बाद से अगर हम बात करें सी की, तो सी की बात अगर हम करेंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे लग रहा है, मतलब ये हुआ कि 3 न्यूटन इज लाइक दिस, यहाँ पे 3 न्यूटन लग रहा है और यहाँ पे हमारा 4 न्यूटन लग रहा है, और ये दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे। तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, आपको पता है कि जब 90 डिग्री पे लगते हैं तो क्या होता है, a² + b² दैट इज 3² + 4², दैट मीन्स 9 + 16, और ये कितना हो जाएगा 25 मतलब 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन हमारा फोर्स लग रहा है, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट एंगल होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो जरूरी नहीं है कि वो 45 डिग्री से होकर के जाए, क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्चुअली अलग अलग है। तो उस केस में अगर हम निकालें, उस केस में अगर हम बात करें तो कितना एंगल होगा, तो इस केस में tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे कि 3 से अगर हमारा मान लेते हैं कि कुछ एंगल हमारा बना रहा है अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हमारा हो जाएगा कि 4 sin 90 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 + 4 cos 90। तो cos 90 की वैल्यू आपको पता है कि वो 0 होता है और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, सो दिस इज इक्वल टू 4/3। तो ये हुआ आपका tan अल्फा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो ये देखिए कि ये जो है ये आपका क्या है, सो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे 3 न्यूटन था और यहाँ पे हमने कितना लिया था 4 न्यूटन, और मैंने बोला था कि ये आपका अल्फा एंगल है, तो रिजल्टेंट आपका अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा एंगल किसके बराबर हुआ था हमारा tan इनवर्स 4/3, ये आंसर आ रहा था हमारा, ठीक। तो यहाँ पे जो अल्फा एंगल है वो tan इनवर्स 4/3 है, लेकिन बात ये है कि ये रिजल्टेंट आपका जो 4 न्यूटन का जो फोर्स है उससे कितना एंगल बना रहा है, तो वो एंगल एक्चुअली अल्फा नहीं है, वो एंगल आपका ये है, राइट, ये एंगल है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 - अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो अगर यही बोलता है कि ये जो है वो आपका दूसरे वाले वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वो जो एंगल होता है एक्चुअली वो 90 - अल्फा हो जाता, वो एंगल की जो वैल्यू होती है, और ये हो जाती है आपकी कितनी, तो अगर हम एंगल की बात करेंगे सो इट इज 90 - tan इनवर्स 4/3। तो मतलब ये जो है आपका इसे उसको आपको डिग्री में रखना पड़ेगा, फिर ये हो जाएगा आपका 90 - दैट वन, राइट, सो इट विल बी दैट। फिर उसके बाद से आता है कि अगर आप 180 डिग्री आप रखें तो 180 डिग्री में भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा 0 डिग्री था वैसा 180, लेकिन वहां पे जस्ट क्या करना है आपको, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू जस्ट द नेगेटिव ऑफ दैट। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको ऊपर वाला मिटा देता हूं, तो इस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा आपका कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये फोर्थ केस है, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा जस्ट इट इज a डिफरेंस b, मतलब a - b आता है, राइट, a - b जो बड़ा है उसमें से आप माइनस कर दो, तो 4 बड़ा है और 3 छोटा है, तो 4 - 3 1 न्यूटन, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा 1 न्यूटन के बराबर होगा। लेकिन अब मैं बोलूँ कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, ये तो रिजल्टेंट आ गया फोर्स का जो रिजल्टेंट आ गया वो आ गया, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन आप बता पाओगे, तो डायरेक्शन बिल्कुल बता पाएंगे। तो जैसे ये 4 न्यूटन का फोर्स है और इधर आपका 3 न्यूटन लग रहा है, तो ऑफ कोर्स ये 1 न्यूटन आया ना, तो 1 न्यूटन एक्चुअली कहां से आ रहा है, देखो 1 न्यूटन जो आ रहा है एक्चुअली ये 4 का ही पार्ट है, मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा किधर होगा, वो 4 के ही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि
4 ही बड़ा है, तो जो बड़ा होगा एक्चुअली उसी के डायरेक्शन में होगा अगर वो एंटी पैरेलल है तो ठीक है। तो यानी कि जो एफ आर का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन किधर होगा, 4 न्यूटन के डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जो दूसरा वाला हमारा फोर्स है वो। ओके, अब एक प्रॉब्लम हमारे पास है कि इफ P प्लस क्यू इज इक्वल टू P माइनस क्यू देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे जो थीटा दिया गया है वो थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड Q वेक्टर्स। तो आपका थीटा की वैल्यू 0 होगी कि थीटा की वैल्यू 90 या P इज इक्वल टू 0 या Q इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी है। तो हमारा इसका सोल्यूशन क्या होगा भाई, तो बहुत सारे बच्चे जान गए होंगे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। P प्लस क्यू दिया हुआ है कि P वेक्टर प्लस Q वेक्टर जो होगा वो P वेक्टर माइनस Q वेक्टर के बराबर है। ये कब पॉसिबल है? इन जनरल P प्लस क्यू जो होगा अगर वो नॉन जीरो वेक्टर है तो ये पॉसिबल नहीं है कि P प्लस क्यू जो होगा वो P माइनस क्यू के बराबर है। जैसे क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आपके पास ये P वेक्टर है, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये Q वेक्टर है, तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, इसको ट्रांसलेशनली शिफ्ट करके, ये थीटा एंगल है, इसको ट्रांसलेशनली शिफ्ट करके हम यहाँ पे लेके गए तो ये Q वेक्टर हो गया। अब इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो होगा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। इसको इवन इससे भी समझ सकते हैं। और माइनस Q वेक्टर क्या होगा, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, सो इट इज माइनस Q वेक्टर, और इसको हम यहाँ से मिला देंगे, सो दिस एक्चुअली ये जो है हमारा P वेक्टर है। तो ये कितना होगा, ये होगा P वेक्टर माइनस Q वेक्टर। अब आप देख सकते हो P वेक्टर माइनस Q वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का डायरेक्शन उधर है। डायरेक्शन भी अलग अलग है और मैग्नीट्यूड भी अलग है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, इस केस में मतलब जो है क्या होगा, तो बेसिकली मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा ये कब पॉसिबल होगा। पॉसिबल ये तभी हो सकता है जब आपका ये जो Q है, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो आपका 0 हो जाए। तो अगर जब 0 होगा तभी ये बेसिकली मतलब इफेक्टिवली क्या हुआ, ये P वेक्टर प्लस 0 वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर माइनस 0 वेक्टर एंड दैट इज नल वेक्टर को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो P वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर। तो इफेक्टिवली ये होगा जो कि आपका यही मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अब मैं दूसरा वाला प्रॉब्लम या एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है इस पर बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्केलर, तो कौन सा स्केलर नहीं है। तो ऑफ कोर्स टाइम जो है स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ भी स्केलर क्वांटिटी है, मास भी स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेट है वहाँ पे वेट एक्चुअली वेट इज ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अगर फोर्स आ गया तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो ये आपका वेक्टर है जो कि स्केलर नहीं है। इफ r इज इक्वल टू a प्लस बी, ये तो आपका रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स है बेसिकली दिस r इज इक्वल टू a प्लस बी। तो पूछ रहा है कि एंड r इज इक्वल टू a प्लस बी। अच्छा, इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है भाई, इसमें थोड़ा सोचना है। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर और यहाँ पे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये मैग्नीट्यूड दोनों का जस्ट ऐड कर दिया गया है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड को जस्ट ऐड कर दिया कि देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जस्ट मैग्नीट्यूड को जब अगर हम स्केलर एडिशन करते हैं जब मैग्नीट्यूड का, तो उस समय दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो कितना हो जाता है, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं और वो 0 डिग्री होता है। सो दिस इज 0 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये आपका एक्चुअली आर मैक्स दे रहा है, आर मैक्स दे रहा है, और आर मैक्स कब होगा, जब उनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स इन दो, ये एक क्लोज पॉलीगॉन है, इसमें हमें रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर निकालना है। अब आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑफ कोर्स ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। अच्छा, इसको जस्ट हम एक काम करें, इस वेक्टर डी वेक्टर को अगर आप थोड़ा देर के लिए भूल जाओ तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, मैंने अभी पॉलीगॉन वाले उसमें मैंने बताया था, तो उसका रिजल्टेंट क्या था हमारा। तो उसका जो रिजल्टेंट था, अगर जस्ट इसी को हमने मैच कराया था, यही रिजल्टेंट था, ए का टेल मतलब इसके हेड से, मतलब ये रिजल्टेंट था आपका, ठीक। तो ये जो रिजल्टेंट था, अब इस रिजल्टेंट में आपने इसको डी को ऐड करना है, तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है और ये जो डी का जो है जो रिजल्टेंट आप लेंगे, और ये आर जो है या डी जो है वो आपका माइनस आर के बराबर है, तो आर प्लस डी जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो 0 वेक्टर के बराबर होगा। सो द आंसर कितना होगा, इट इज ए 0 वेक्टर। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो जस्ट इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर ये क्लोज्ड बनाते हैं, एक याद रखना है कि अगर ये क्लोज्ड बनाते हैं ऐसा करके, तो हमारा इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको याद रखना है, ओके। Now, if the two forces acts opposite direction, then their resultant is 10 Newton, or if they act along the same direction, then it is 30 Newton. Find the magnitude. मतलब यह हुआ कि अगर दो फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक्ट कर रहे हैं, तो उस समय उसका जो रिजल्टेंट है वो आपका 10 न्यूटन है। इसका मतलब क्या, इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो मान लेते हैं एक फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स F2 है, तो F1 माइनस F2 एक्चुअली ये 10 न्यूटन दिया है कि नहीं दिया है, यही दिया हुआ है। फिर उसके बाद से बोल रहा है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो वो 30 न्यूटन होता है। तो इट इज लाइक 30 न्यूटन जब वो सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, दैट मींस उस समय जो मैग्नीट्यूड होगा वो F1 प्लस F2 होगा। फिर पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंडिविजुअल फोर्स। जस्ट इन्हीं दोनों को एक लीनियर इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो बेसिकली इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 2F1 इज इक्वल टू ये 40 हो गया, तो F1 इज इक्वल टू 40/2 दैट इज 20 न्यूटन। और फिर उसके बाद से F2 इज इक्वल टू कितना होगा, 30 माइनस F1 दैट इज, कैसे भी करके निकाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि मतलब F1 माइनस 10 करो या 30 माइनस F1 करो, तो 30 माइनस F1 दैट इज 20, सो दिस इज इक्वल टू 10 न्यूटन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो इट इज ए 10 न्यूटन। यानी
यानी कि F1 जो फोर्स हमारा होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 20 न्यूटन का होगा, जो F2 हमारा फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 10 न्यूटन का होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये हमारा हो गया। अब एक और प्रॉब्लम है इसमें कि इफ़ टू फोर्सेस एक्ट अपोजिट डायरेक्शन, इसी का ही मतलब मैंने दूसरे तरीके से लिया है। टू फोर्सेस एक्ट अपोजिट डायरेक्शन हैविंग रिजल्टेंट 10 न्यूटन का इसका रिजल्टेंट है अगर अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब F2 मतलब जस्ट इसका मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सो F1 - F2 इज इक्वल टू ये हमारा 10 न्यूटन हो गया। और फिर उसके बाद से बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस इज 200। इसका मतलब ये हुआ कि F1 × F2 जो है वो 200 है। फिर पूछ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। इसका मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि F1 कितना होगा और F2 कितना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब बताइए कि यहाँ पे अगर हम क्या करें, अगर ये ऐसा टाइप का कुछ इक्वेशन आता था तो हम बड़े आराम से कर सकते थे कि F1 - F2 इज इक्वल टू दिस, F1 + F2 इज इक्वल टू दिस। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या बनाया जा सकता है? तो आंसर है बिल्कुल बना सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, F1 + F2 फाइंड आउट करना है। तो F1 + F2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 - F2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा +4 F1 F2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये बड़े आराम से अब इसको आप कर सकते हैं कि नहीं, FA² + B² - 2ICB, तो -2 F1 F2 और यहाँ पे +4 F1 F2, दैट इज +4 F1 + 2 F1 F2, और F1² + F2² + 2 F1 F2 दैट विल बिकम F1 + F2 होल स्क्वायर, और ये कट जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ हट जाएगा, तो मतलब F1 + F2 इज इक्वल टू F1 + F2। तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ पता है कि नहीं, F1 - F2 आपको पता है, तो ये 10² + 4 F1 F2 की वैल्यू हो गई हमारी 200, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 800, और ये मिला करके आपका कितना हो जाएगा 900। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 30 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F1 - F2 जो आपका है 10 न्यूटन, और F1 + F2 जो है वो आपका 30 न्यूटन। इसका मतलब यहाँ से F1 निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद से F1 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दें क्या? मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना थोड़ा सा दिमाग में करना होगा। F1 + F2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 20 न्यूटन, और फिर उसके बाद से F2 जो हो जाएगा वो आपका मेरे ख्याल से कितना आएगा भाई, यस 10 न्यूटन। सो F2 जो आएगा आपका वो 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इन दोनों को जब हम वेक्टर से स्केलर करेंगे तो 20 + 10 दैट इज 30, और 20 - 10 दैट इज 10। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम एक बात करते हैं कि अभी का जो एक लास्ट प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विथ ईच अदर, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ वेक्टर ऑफ 3 यूनिट एंड 4 यूनिट सेपरेटली। अगर आपने इसको कर लिया, मेरे ख्याल से वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, एटलीस्ट वो जो एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है और डायरेक्शन निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो। तो इसमें आप देखें कि क्या चीज़ है, तो इसको हम लोग करते हैं। तो एक है आपका 3 यूनिट, तो मान लेते हैं कि एक आपका है 3 यूनिट, ये हमारे पास एक है, और फिर उसके बाद से दूसरा वाला है हमारे पास 4 यूनिट है, और ये दोनों ऑफ कोर्स 120 डिग्री पे एक दूसरे पे हैं। तो इसको मैं मानता हूँ कि ये 4 यूनिट है, और इनके बीच का जो एंगल है 120 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट बहुत आसानी से बिल्कुल निकाला जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आपका क्या है, मान लेते हैं कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दिया हुआ है, मान लो कि वो 3 यूनिट है, और जो दूसरा वाला जो बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दिया हुआ है, 4 यूनिट दिया हुआ है। इसमें कोई समस्या नहीं है। तो a² + b² + 2ab cos of थीटा, वेयर थीटा इज द, मान लें कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, सो इट इज 120 डिग्री, और a का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लेते हैं कि 3 यूनिट, और जो b का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, b इज इक्वल टू 4 यूनिट है। सो नाउ तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, सो रिजल्टेंट इज नथिंग बट इट इज a² दैट इज 3² + 4² + 2 × 3 × 4 and this is cos 120 डिग्री, so it is 9 + 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा ये 24, एंड दिस इज cos 120 डिग्री। सो cos 120 डिग्री, देखिए यहाँ पर ही बात आती है कि इसीलिए बेसिक मैथ्स बहुत ज़रूरी है करना। तो cos 120 डिग्री की वैल्यू हम लिख सकते हैं cos 90 + 30, और cos 90 + थीटा इज इक्वल टू -sin 30, इसका मतलब -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे -1/2, 2 से ये 12 हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 9 + 6 कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा -12, और ये होगा स्क्वायर रूट में। सो व्हाट इट विल बी इक्वल टू व्हाट, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13। सो रिजल्टेंट विल बी, मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया वो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 13 आया इसका। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है। तो मान लेते हैं कि वो जो एंगल है, लेट अस कंसीडर कि ये जो एंगल है वो ऑफ कोर्स थोड़ा बड़े वाले वेक्टर से थोड़ा झुका रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल है आपका 3 जो न्यूटन फोर्स है, उस 3 न्यूटन फोर्स से कितना एंगल बना रहा है, लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज अल्फा। मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है, और आपका जो 4 न्यूटन से एंगल बना रहा है, लेट अस कंसीडर वो हमारा बीटा एंगल बना रहा है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा सा बताइए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है,
tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी जो है मतलब अगर आप 3 न्यूटन वाला कंसीडर करते हैं तो आपको ये 4 लेना पड़ेगा। तो 4 क्या हो जाएगा, 4 साइन 120 डिग्री साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 120 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस, इट इज 4 साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, इट इज, अब यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, अभी कॉस 120 का निकाल लिया तो साइन 120 डिग्री जो है हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। सो यू विल गेट √3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 और यहाँ पे कॉस की वैल्यू ये हो जाएगी -1/2। सो ये आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर कितना हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर 3 - 2 दैट इज़ 1 और ये आपका कितना हो जाएगा 2, तो इसका मतलब 2√3 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज़ 2√3 हमारा tan अल्फा की वैल्यू हो गई। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो ये रिजल्टेंट 4 न्यूटन के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो उसको हम अगर बीटा कंसीडर करते हैं तो tan बीटा इज इक्वल टू 4 न्यूटन के साथ अगर देखना है तो इसका मतलब आपको यानी कि ये यूनिट है, एक्चुअली मैंने फोर्स तो दिया नहीं है, जस्ट यूनिट है, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। ओके, तो 4 यूनिट के साथ अगर बीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा एग्जैक्टली सेम चीज़, 3 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 और ये हो जाएगा कॉस 120 डिग्री। सो व्हाट इट विल बी, साइन 120 जो होगा वो आपका किसके वैल्यू के बराबर होगा, मैंने लिखा है वहाँ पे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 और फिर यहाँ पे नीचे क्या होगा, इट इज़ 4 प्लस और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई -1/2। सो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई, एक्चुअली 2 से 2 मैं काट दे रहा हूँ यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो ये हो जाएगा 8 - 3 राइट, 8 - 3 सो 3/5 और ये होगा √3 राइट, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो 3/5 √3 ये वैल्यू आ गई tan बीटा की। लेकिन मुझे मतलब जो है ये ऑफकोर्स एंगल का कितना वैल्यू होगा वो मुझे पता नहीं चल रहा है कि यार ये जो है कितने डिग्री में है, ये भी कितने डिग्री में है, और ऑफकोर्स वो भी जानने का जरूरत नहीं। लेकिन क्या फिर भी हम वेरीफाई कर सकते हैं क्या किसी चीज़ से कि हमारा जो आंसर मैंने निकाला है वो सही है। तो आंसर हमने जो निकाला है वो सही है, वो वेरीफिकेशन बिल्कुल आप कर सकते हैं। वो वेरीफिकेशन कैसे करेंगे, आपको ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, बताओ आप जरा, ये अल्फा है और ये बीटा है, किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू 120 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब दोनों का अगर tan ले लें तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan 120 डिग्री होगा या नहीं होगा। सो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू tan 120। तो tan 120 का वैल्यू कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस 30 डिग्री, tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस cot 30 डिग्री, माइनस cot 30 का वही वैल्यू होता है जो कि tan 60 का होता है, दैट इज √3 विथ नेगेटिव साइन। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये माइनस √3 आया, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी माइनस √3 होनी चाहिए। tan अल्फा की वैल्यू आप उठा करके यहाँ से रख लो, तो tan अल्फा की वैल्यू आई है हमारी, यहाँ से आप देख सकते हैं tan अल्फा की वैल्यू आई है 2√3, तो यहाँ पे 2√3 रख दिया, प्लस tan बीटा की वैल्यू कितनी आई है 3/5 √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2√3 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 √3। इसमें कोई समस्या नहीं है किसी को, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही खुशी की बात है ये। अब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये, तो आप इसको देख सकते हो कि यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और ये 13 √3 आ गया डिवाइडेड बाई 5 का मल्टीप्लाई, अच्छा 5 से 5 मैं काट रहा हूँ, मतलब जो है थोड़ा मतलब इसको, अच्छा ठीक है एक बार और कर दूंगा चलिए। तो ये हो गया हमारा 10 प्लस 3 √3 दैट इज 13 √3 डिवाइडेड बाई 5 और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 5 माइनस और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 6 और √3 तो 6 और 3 18 राइट, 18 डिवाइडेड बाई 5 हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना 13 √3 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 5, 18 माइनस 5 कितना होगा, 13 होगा कि नहीं होगा, 13 होगा, लेकिन 18 बड़ा है तो माइनस यहाँ पे लगेगा, 13 से 13 कैंसिल हो गया तो ये कितना हुआ माइनस √3 और माइनस √3 दैट मीन्स ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड माइनस √3, राइट हैंड साइड माइनस, यानी कि जो भी एंगल हमने निकाला है वो वेरीफाई हो गया, भले से कितना भी वैल्यू है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा जो है 120 डिग्री होना चाहिए था। तो ये मेरे ख्याल से अभी मतलब जो है फिनिश हो गया इसमें। तो अब हम थोड़ा समराइज कर देते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा। हमने वेक्टर का बहुत ही जो बेसिक चीज़ें होता है वो चीज़ पढ़ा है और मुझे लग रहा है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे मुझे लग रहा है कि उनका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, क्योंकि बहुत ही स्क्रैच से मैंने ये सब चीज़ें शुरू किया है, तो उसको आप ध्यान से देखिए और अगर कोई दिक्कत होता है आप मुझे बताइए। और मैंने जो इसमें समराइज़ किया कि बेसिकली वेक्टर क्या होता है, कहाँ से ये चीज़ आया, क्यों ज़रूरत पड़ा है वेक्टर का, ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है, जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कैसे मतलब जो है डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद से हमने देखा कि वेक्टर कितने तरीके का होता है, स्केलर क्या चीज़ होता है, स्केलर एडिशन क्या है, स्केलर का अगर हम मतलब जो है जो भी समेशन होता है वो किस टाइप से होता है, फिर वेक्टर का समेशन हमारा किस टाइप से होता है। तो वेक्टर का समेशन इन द सेंस की वेक्टर एडिशन, और आपको पता है कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो जस्ट इट इज़ नॉट 2 + 3, वो हमेशा उसके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद से हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे। दैट इज इट फॉर दिस टुडेज वन एंड देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।